क्वेश्चन नंबर 1, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। इन तीनों में से यहां पर ए, बी, सी और डी करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके 3 डायमेंशन होते हैं जो यहां पर क्वेश्चन में ही मेंशन किए हुए हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब 3 डायमेंशन के अलावा 10 इंडिकेटर्स होते हैं, हेल्थ में 2, एजुकेशन में 2 एंड लिविंग स्टैंडर्ड में 6। तो जो हेल्थ के 2 इंडिकेटर्स हैं उनमें चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एनरोलमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर एंड एसेट्स। ये टोटल 6 होते हैं। आप फिर से नोट कर लीजिए, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर एंड एसेट्स। तो टोटल 10 इंडिकेटर्स होंगे विथ 3 डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI इज डेवलप्ड बाय मॉरिस डी मॉरिस इन 1979 में। इस PQLI के इंडिकेटर टोटल 3 होते हैं, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो यहां से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि PQLI के कितने इंडिकेटर्स होते हैं। टोटल 3 है, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। और इसको डेवलप किया था मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन के थ्रू 2015 में सेट किया गया था और एग्जिस्ट में आया था जनवरी 2016 में। इसके टोटल 17 ग्लोबल गोल हैं जो 2030 तक अचीव किया जाना है। इंडिया में इसका नोडल इंस्टीट्यूशन नीति आयोग है। आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS it is legally mandatory to register birth and death events within how many days in India। ये 21 days होता है। Within 21 days it is mandatory to register birth and death events under civil registration system with RBD Act 1969। तो RBD Act 1969 के अकॉर्डिंग बर्थ और डेथ का रिपोर्टिंग अकरेंस के 21 डेज के भीतर रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड्स 7 बिलियन पॉपुलेशन रीच्ड एट 31 अक्टूबर 2011। आंसर बी हो जाएगा। यहां पर जो 11th में 2011 है NPP, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 11th में 2011। वर्ल्ड की 5 बिलियन पॉपुलेशन 1987 में और 6 बिलियन पॉपुलेशन 1998 में एज पर UNFPA। ये डेटा है, अलग से आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, नेचुरल इंक्रीज इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड नंबर ऑफ डेथ्स। NI इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ। ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी, सी और डी को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, A rise in the median age of population is known as demographic aging। इसका डेफिनेशन होता है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which among the following countries has the most rapidly aging population in the history of the world। इसमें आंसर जापान होगा, ऑप्शन ए। 65 प्लस ईयर्स के जो पॉपुलेशन है उनको एजिंग पॉपुलेशन कहा जाता है, जिसमें जापान का नंबर सबसे फर्स्ट है। 28% एजिंग पॉपुलेशन के साथ जापान पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आता है। उसके बाद इटली का नंबर आता है 23% के साथ। अगर नंबर की बात करें तो नंबर 1 पर चाइना है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। ये काउंटिंग में चाइना और इंडिया हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शन की बात हो तो जापान फर्स्ट नंबर पर और इटली सेकंड नंबर पर। यहां पर थर्ड नंबर में USA और फोर्थ नंबर पर जापान का नंबर आता है काउंटिंग में। वर्ल्ड में सबसे कम शेयर वाले एजिंग पॉपुलेशन का जो कंट्री है अंडोरा,
0.01%। यहां से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पिरामिड द एज रेंज ऑफ ईच बार 5 ईयर्स होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये पॉपुलेशन पिरामिड है। जो पिरामिड के लेफ्ट साइड होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है और फीमेल राइट साइड में होती हैं। बेस में जो आपको दिख रहा है ये पॉपुलेशन होता है। यहां पर पॉपुलेशन को 1000 में प्रेजेंट किया गया है और जो वर्टिकल डायमेंशन है ये एज को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आप देख सकते हैं एज का जो इंटरवल है 5 इयर्स के एज इंटरवल पर प्रेजेंट किया गया है। और क्वेश्चन में आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, द एज रेंज ऑफ ईच बार इज, ऑप्शन आपका क्या होगा 5 इयर्स। यहां देख सकते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25 अप टू 100। इस एज स्ट्रक्चर और पिरामिड के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फुल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बिल्कुल इजी है और अच्छे तरीके से उसको समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन दैट द रिसोर्सेज ऑफ ए गिवन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी का डेफिनेशन होता है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया इज इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये स्टेज 3rd में है अभी इंडिया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 4 स्टेज होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। तो अभी इंडिया का जो कंडीशन है वो डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट एंड लो लेवल ऑफ डेथ रेट। तो इसी वजह से इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3rd स्टेज में आता है। आपका आंसर यहां से बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व shows the relationship between per capita GDP and environmental loss. What is the shape of environmental कुजनेट कर्व। आपसे ये कभी भी एग्जामिनेशन में जब पूछा जाए कि कुजनेट कर्व का शेप क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है। ये एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व है जो इनकम इनक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम इसमें रिलेशन को शो करता है। ये कर्व साइमन कुजनेट के द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहां से आप नोट कर लीजिए, एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व जो साइमन कुजनेट के द्वारा डेवलप किया गया था इन्वर्टेड यू शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन इज नोन एज। ये डिपेंडेंसी रेशियो होता है। दिस इक्वल टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई वर्किंग पॉपुलेशन। तो इसमें नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में क्या होंगे 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज प्लस 65 प्लस ईयर्स ऑफ एज डिवाइडेड बाई 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 14, द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कंसर्न्स चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर। चाइल्ड मोर्टेलिटी को अंडर 5th मोर्टेलिटी भी कहा जाता है और हम जानते हैं कि SRS अंडर 5 मोर्टेलिटी पर एस्टिमेट प्रोवाइड करता है जो चाइल्ड मोर्टेलिटी भी होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ SRS 2018 जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है इंडिया का 36 और हाईएस्ट अंडर 5 मोर्टेलिटी MP का है 56। उसके बाद असम और यूपी ये दोनों 47 आते हैं और लोएस्ट की बात करें तो केरला यहां 10 है और इसके जस्ट ऊपर तमिलनाडु। तो ये कुछ लेटेस्ट डेटा भी है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर 5th बर्थडे दे आर कॉल्ड एज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में हु कॉल्ड लाइफ टेबल द बैरोमीटर ऑफ द पॉपुलेशन। विलियम फार इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने लाइफ टेबल को बायोमीटर ऑफ द पॉपुलेशन ये स्टेटमेंट दिया था। जॉन ग्राउंट ने 1662 में लाइफ टेबल का निर्माण किया था, मतलब डेवलप किया था। इनको फादर ऑफ डेमोग्राफी भी कहा जाता है, बट डेमोग्राफी वर्ड का यूज एकिल गिलार्ड ने 1855 में किया था। यहां पर एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा है, मीडोज 1972 में लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी इन्होंने लिखा था। तो ऑल ओवर आपका इस क्वेश्चन का आंसर विलियम फार हो जाएगा बी। अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया जो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है
द बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी इज एसोसिएटेड विथ जॉन ग्राउंड इन 1662। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ये सोर्स है और उनके कुछ मेथड है, इन दोनों को मैच किया गया है जिसमें से कोई एक मैच सही नहीं है। सेंसस एनुमरेशन कहलाता है, कंप्लीट पॉपुलेशन का कवरेज होता है। सिविल रजिस्ट्रेशन रिपोर्टेड बाय डेजिग्नेटेड रजिस्ट्रार, ये बिल्कुल सही है। नेशनल सैंपल सर्वे मेल्ड क्वेश्चनायर, ये मेल्ड क्वेश्चनायर के थ्रू नहीं होता है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू इसमें कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो सी में लिखा है नेशनल सैंपल सर्वे, ये मैच नहीं होगा। बाकी डी में जो लिखा हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंटरव्यू बाय इन्वेस्टिगेटर, ये करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सी अनमैच्ड हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। ये 2.4% होता है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो एरिया का प्रोपोर्शन है वो 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 इंडियाज TFR फॉलन टू विच पॉइंट सिंस 2005। अभी करंट टाइम में 2018 में इंडिया का TFR 2.2 है, 2005 में 2.9 था, तो टोटल फॉल कितना हुआ 0.7%। आंसर सी सही हो जाएगा। इसमें कुछ अलग से और इंफॉर्मेशन अगर देखना है तो 2.2 जो है ये दो स्टेट और आते हैं, असम और हरियाणा, इन दोनों का भी इंडिया के नेशनल एवरेज के इक्विवेलेंट है। और गुजरात का TFR रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर वाज द वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। ये 1979 में चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था। यहां पर एक ऑप्शन 1969 दिख रहा है, RBD एक्ट 1969 कहा जाता है। ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंडर में आता है और इसी एक्ट के अंतर्गत बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ल्ड रीजन विथ लोएस्ट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज। यहां पर आंसर अफ्रीका होगा, बी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फेल इन अफ्रीका ड्यू टू एड्स एपिडेमिक ड्यूरिंग 90s। एड्स एपिडेमिक के वजह से अफ्रीका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉल कर गया था, जिसके वजह से वहां लोएस्ट एवरेज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलता है। एज पर वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मोर्टेलिटी लेवल ऑफ ए पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 22, द डेथ ऑफ वीमेन ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर प्रेगनेंसी इज रिफर्ड टू एज मैटरनल मोर्टेलिटी कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द डेथ ऑफ मदर आफ्टर कंसीव ऑफ बेबी अप टू 42 डेज ऑफ डिलीवरी, ये होता है मैटरनल मोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 23, द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इन 1901 वाज 972। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये एक टेबल है जिसमें 1901 से 2011 तक के सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी और डिकेडल ग्रोथ रेट इसको अरेंज किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया है। 1901 में 972 था, जो घटते घटते अभी 943 है। यहां पर 1951 में इसको सर्किल किया गया है 946। आप देख सकते हैं 72 से डिक्रीज होते होते 45 तक आया। उसके बाद फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद 51 में ये 946 हुआ। उसके बाद फिर फ्लक्चुएशन इसमें होता रहा और अभी करंट टाइम में 943 है। तो यहां से आप नोट कर लीजिए 972 है और करंट टाइम में 943 है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज इंकरेज। ये लार्ज फैमिली में विश्वास रखते थे। द प्रो नेटलिज्म इज ए बिलीफ दैट प्रोमोट्स द रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसके लिए लार्ज फैमिली का होना जरूरी है। जैसे स्मॉल फैमिली नहीं चाहते थे, फैमिली टाइज ये भी नहीं होना था, फैमिली प्लानिंग भी नहीं होना था। तो प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज में इनका मेन मोटो लार्ज फैमिली को बढ़ावा देना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज इंकरेज टू इंक्रीज बर्थ रेट ऑफ एन एरिया, और सेकंड में लिखा है प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज आर फाउंड इन द एरिया वेयर स्लो नेचुरल इंक्रीज एंड एजिंग पॉपुलेशन। ये दो कंडीशन जहां पे होगा वहां पे प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, द बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज।
यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड द नंबर ऑफ डेथ्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड द नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स। ये बिल्कुल सही लिखा है, बर्थ माइनस डेथ एंड नंबर ऑफ इमिग्रेंट माइनस नंबर ऑफ एमिग्रेंट, ये होता है बेसिक डेमोग्राफिक इक्वेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें 3 तो मैच हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो मिसमैच है। यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट लेवल, ये एनआरआर इक्वल टू यूनिटी होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज एज ऑफ लाइफ, ये भी सही लिखा हुआ है। ए वीमेन हैविंग नो चिल्ड्रेन, जीरो पैरिटी होता है। इसका मतलब कि 3 ऑप्शन अगर मैच हो रहा है तो चौथा ही मैच नहीं होगा। एवरेज एज एट मैरिज, ये मीन लेंथ ऑफ जनरेशन हाउस होल्ड, ये लिखा हुआ है, लेकिन एवरेज एज एट मैरिज ये तब होता है जब विमेन गेट मैरिड। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये नॉट मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 27, एज पर द साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन किंग्सले डेविस 1965, the highest percentage of urban population that can be attained by a country is, इसमें 65 से 70% तक का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किंग्सले डेविस ने अर्बनाइजेशन के टोटल 3 स्टेजेस को डिफाइन किया था, जिसमें फर्स्ट स्टेज इनिशियल स्टेज कहलाता है, जिसको प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेज भी कहते हैं। सेकंड स्टेज आपको यहां पर दिख रहा है एक्सेलरेशन स्टेज, इसको मिडिल अर्बनाइज्ड भी कहते हैं, और लास्ट होता है टर्मिनल स्टेज, इसको कहते हैं फुल्ली अर्बनाइज्ड स्टेज। एक फिगर के थ्रू भी यहां पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। जब यह इनिशियल स्टेज में है तो इसको प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट कहा जाता है, और एक्सेलरेशन स्टेज में ये मिडिल अर्बनाइज्ड हो जाता है, और टर्मिनल स्टेज में ये फुल्ली अर्बनाइज्ड हो जाता है। इस केस में कंप्लीट 60 to 70% अर्बन पॉपुलेशन को ये अटेन कर सकता है। इसको किंग्सले डेविस ने डिफाइन किया था। तो इस 60 से 70% के बीच में ये ऑप्शन आ रहा है 65 to 70%, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले ही आपने इसको देख लिया है। इसके एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि द टर्मिनल स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड अर्बन टर्न राउंड। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला कि किंग्सले डेविस ने अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को डिफाइन किया था, जो टोटल 3 स्टेज में होते हैं। वो तीनों स्टेज यहां पर मेंशन किए गए हैं, इनिशियल स्टेज, एक्सेलरेशन स्टेज और टर्मिनल स्टेज। इन तीनों को इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनिशियल स्टेज को प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज या स्टेज, एक्सेलरेशन स्टेज को मिडिल अर्बनाइज्ड स्टेज और टर्मिनल स्टेज को फुल्ली अर्बनाइज्ड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 28, द यूनाइटेड नेशंस डिफाइंस माइग्रेशन एज ए चेंज ऑफ रेसिडेंस लास्टिंग मोर देन 1 ईयर। यहां पर ऑप्शन देख सकते हैं, सी में लिखा हुआ है 1 साल से अधिक समय तक कोई व्यक्ति अगर अपने रेसिडेंस पर नहीं रहता है तो उसको कहा जाता है माइग्रेटेड पर्सन, और इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहा जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन इज टर्म्ड एज नेट माइग्रेशन। ये होता है नेट माइग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन का मतलब होता है आउट माइग्रेशन। तो इन दोनों के डिफरेंस को नेट माइग्रेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द मेजर बैरियर टू इंटरनेशनल माइग्रेशन टुडे इज इमिग्रेशन कंट्रोल। सो इमिग्रेशन कंट्रोल इज ए मेथड फॉर रेगुलेटिंग द नंबर ऑफ पीपुल एंटरिंग ए कंट्री। तो इस केस में जो मेजर बैरियर का काम करेगा ये इमिग्रेशन कंट्रोल होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ पीपुल बिटवीन ए कॉमन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज, ये माइग्रेशन स्ट्रीम कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है माइग्रेशन फ्लो, माइग्रेशन चैनल, माइग्रेशन मूवमेंट, ये कोई टर्म नहीं है। ऑप्शन आपका माइग्रेशन स्ट्रीम हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, which type of migration is said to occur when people have little or no choice but to move। यहां से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि किसी भी आदमी के पास कोई चॉइस नहीं है लेकिन उसे मूव करना है, तो इस टाइप के माइग्रेशन को क्या कहा जाएगा? फोर्स माइग्रेशन। इस फोर्स माइग्रेशन को इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, इन एवर्ट लीज मॉडल ऑफ माइग्रेशन द स्टेज बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज कॉल्ड इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और माइग्रेशन से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है जिसको एवर्ट ली ने डिफाइन किया था, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये ओरिजिन है और यहां से डेस्टिनेशन, तो इस ओरिजिन से डेस्टिनेशन के बीच जो भी स्टेजेस आएंगे वो कहलाता है इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स। इसको एवर्ट ली ने डिफाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 34, मनी सेंट बैक टू देयर फैमिलीज बाय माइग्रेंट्स इज कॉल्ड। यह रेमिटेंस कहलाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई भी माइग्रेंट जब अपने फैमिली मेंबर में पैसे भेजता है उस मनी को रेमिटेंस कहा जाता है। इसके अलावा एक और वर्ड आता है सोशल रेमिटेंस। तो सोशल का मतलब समझ में आ रहा है कि सोशल जो कोई भी टॉकिंग होगा या जिस जगह पर वो माइग्रेंट काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का काम हो, तो वहां से वहां की सोशल स्ट्रक्चर को जब वो अपनी घर पर बात करके या किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से बताता है तो उस टॉकिंग को सोशल रेमिटेंस कहा जाता है। लेकिन जब पैसे भेजता है तो उस पैसे को रेमिटेंस कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन ए लिखा है गिफ्ट मनी, रिटर्न मनी, पोस्टल ऑर्डर्स, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेमिटेंस। क्वेश्चन नंबर 35, डीपॉपुलेशन इज, इट इज मीन्ड फॉर डिक्रीमेंट इन पॉपुलेशन। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या लिखा है, रिडक्शन इन नेचुरल इंक्रीज। ये नेचुरल इंक्रीज तो नहीं होगा। ये डिक्लाइन इन इमिग्रेशन, ये भी नहीं होगा। रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये भी नहीं है। द एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, अभी मैंने पहले ही बताया कि डिक्रीमेंट इन पॉपुलेशन होता है, ये डिक्लाइन यहां पे शो कर रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, फोर्स्ड माइग्रेशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रिएट रिफ्यूजी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एक तरह से इजी भी क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, रिफ्यूजी। क्वेश्चन नंबर 37, फोर्स्ड माइग्रेशन विद इन द बॉर्डर्स ऑफ वन कंट्री क्रिएट्स। यहां पर आपको एक टेक्निकल वर्ड दिख रहा है विद इन, तो विद इन जब भी आएगा तो ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होगा और बिटवीन जब होगा तो ये इंटरनेशनल हो जाएगा, ये दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फोर्स्ड माइग्रेशन विद इन द बॉर्डर ऑफ वन कंट्री, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, और अगर यहीं पर क्वेश्चन होता फोर्स्ड माइग्रेशन बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ टू कंट्रीज, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल माइग्रेंट्स यहां पर ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहां पर आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, द रूल्स फॉर हाउ पीपल शुड एक्ट इन ए गिवन ग्रुप और सोसाइटी आर कॉल्ड सोशल नॉर्म, सोसाइटल एटीट्यूड, सोशल बेंचमार्क्स, कल्चरल ट्रेड्स। ये सोशल नॉर्म्स से डिफाइन होता है। आप क्वेश्चन को जब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा कि यहां पर पीपल के किसी ग्रुप या सोसाइटी में एक्ट की बात हो रही है। तो सोसाइटी में अगर उसे रहना है तो क्या होगा, सामाजिक तरीके से रहना होगा, सोशल नॉर्म्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, द फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज ए परसेंटेज ऑफ द मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज। फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट मेल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट का रेशियो कहलाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जेंडर रेशियो, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 40, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS was introduced to address the issues related to age at marriage, malnutrition, minimum wages, fertility regulation। ये malnutrition के ऊपर बेस्ड था। ICDS 1975 में ये आया था। इसके अंदर टोटल 6 मेजर स्कीम्स हैं। आंगनवाड़ी स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसी के अंदर आता है, नेशनल क्रेच स्कीम भी इसमें ऐड हुआ है, पोषण अभियान भी आता है इसके अंदर में, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये सारे ICDS के अंदर में आते हैं और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1975 में टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियो इंडिकेट्स नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द लॉन्ग रन। जब NRR इज इक्वल टू 1 होगा तो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी होता है, NRR लेस देन 1 होगा नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब NRR ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होगा और NRR इज इक्वल टू 0 पर जीरो ग्रोथ होगा,
मतलब पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी की संभावना बनी रहेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कंसिडर्ड एज ए ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेंसस? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आंसर 1921 सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1911 से 1921 के बीच जो डिकेडल ग्रोथ रेट था वो माइनस में 0.31% था और एनुअल ग्रोथ रेट माइनस में 0.03% था। तो इस डिकेड में 1911 से 1921 के बीच पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होने के बजाय ये डिक्रीज हो गया था और 21 के बाद पॉपुलेशन में जो इंक्रीज होना शुरू हुआ तो कुछ समय तक ये बढ़ता रहा। तो 11 से 21 के बीच में निगेटिव और 21 से जब बढ़ना शुरू हुआ तो ये पॉजिटिव। तो इसीलिए इस 21 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेंसस ये कहा जाता है। आप यहां से नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज्ड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ने ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का थ्योरी दिया था, जिसमें फर्स्ट टाइम फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्टिन ने 1945 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रेविटी मॉडल टू प्रेडिक्ट द वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय के जिफ, एवर्टली, ई.जी. रिवाइंस्टीन, एम. टोडारो। इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि ग्रेविटी मॉडल विलियम जे रेली ने 1931 में दिया था। डब्ल्यू जे रेली 1931 में। यहां से आप नोट कर सकते हैं ग्रेविटी मॉडल डब्ल्यू जे रेली 1931। यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है जिफ मॉडल, ये रैंक साइज रूल था। एवर्टली अभी इसके पहले के क्वेश्चन में आपने देखा था इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल, रिवाइंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन एंड एम. टोडारो एक्सपेक्टेड इनकम। तो इन चारों ऑप्शन में भी अलग से इंफॉर्मेशन यहां पर प्रेजेंट किया गया है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द फॉलोइंग कंसंट्रेशन इंडेक्स इन लिस्ट 2 विथ द स्टेटमेंट टाइप इन लिस्ट 1। यहां पर लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। आप यहां पर देख सकते हैं सेटलमेंट टाइप और कंसंट्रेशन इंडेक्स, ये दो लिस्ट किए गए हैं। ये टोटल रूरल सेटलमेंट्स हैं और यहां पर जो कंसंट्रेशन इंडेक्स है डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, इसके लिए कंसंट्रेशन इंडेक्स है। ह्यूमन सेटलमेंट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फुल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहां पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की बात हो रही है, ये एबव 1.5 इसका कंसंट्रेशन होता है। सेमी कॉम्पैक्ट का 1 से 1.49, हेमलेटेड 0.5 से 1 तक और डिस्पर्स में बिलो 0.5। तो ऑप्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए बी सी डी 1 2 3 4। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, A1 B2 C3 एंड D4। क्वेश्चन नंबर 46, डेफिनेशन ऑफ एन अर्बन एरिया बाय सेंसस ऑफ इंडिया इंक्लूड्स साइज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो अर्बन एरिया का डेफिनेशन है सेंसस ऑफ इंडिया में साइज भी इंक्लूड करता है और डेंसिटी भी इंक्लूड करता है। नेचर ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन, ये भी है सही। यहां पर साइज एंड डेंसिटी की बात करें तो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर और नेचर ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन की बात करें तो 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आपका ऑप्शन भी सही होगा। तो नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द सेटलमेंट, ये भी इसके डेफिनेशन में आता है। वहां पर स्टैट्यूटरी टाउन और सेंसस टाउन ये भी होता है। तो ए बी सी ये तीनों सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 47, इन स्टेशनरी पॉपुलेशन बर्थ रेट बी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ई आर रिलेटेड एज फॉलोज। स्टेशनरी पॉपुलेशन में b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू डी, ये होता है। मतलब बर्थ और डेथ तो इक्वल होंगे लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के इनवर्स के इक्वल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द थ्योरी ऑफ मीन एज एट मैरिज वाज गिवन बाय। यहां पर जे हेजनाल, किंग्सले डेविस, एस एन अग्रवाल और जॉन बंगार्ड्स ये दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन एस एन अग्रवाल सही हो जाएगा।
जे हजनाल नहीं होगा, क्योंकि जे हजनाल ने सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज दिया था। इसके पहले अगर सिंगुलेट लगा होता तो इसका ऑप्शन हजनाल सही हो जाता 1953 में, लेकिन इस थ्योरी को एसएन अग्रवाल ने दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें एक और बात करें तो एज एट फर्स्ट मैरिज ये कोल ने दिया था। तो आप इन तीनों को याद रखिए, सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज जे हजनाल इन 1953, मीन एज एट मैरिज एसएन अग्रवाल एंड एज एट फर्स्ट मैरिज कोल ने। क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहां पर ये चूज करने के लिए दिया हुआ है, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं। फर्स्ट सेट ऑफ यूएन मॉडल लाइफ टेबल्स वेयर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1955, ये बिल्कुल सही है। जो यूएन मॉडल लाइफ टेबल का फर्स्ट सेट पब्लिश हुआ था 1955 में। यूएन मॉडल लाइफ टेबल्स वेयर बेस्ड ऑन 158 लाइफ टेबल्स, ये भी बिल्कुल सही है। यूएन मॉडल लाइफ टेबल 1955 में पब्लिश हुआ था और ये टोटल 158 लाइफ टेबल पर बेस्ड था। रीजनल मॉडल लाइफ टेबल्स वेयर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1976, यहां पर ये ऑप्शन सही नहीं होगा, 1981 में ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम। और द रीजनल मॉडल लाइफ टेबल्स वेयर बेस्ड ऑन 192 लाइफ टेबल्स ऑफ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ रीजन। ये चूंकि रीजनल था इसलिए ये 4 रीजन पर बेस्ड था और 192 लाइफ टेबल पर बेस्ड था। तो ऑप्शन आपका ए, बी एंड डी ये सही हो जाएगा, सी सही नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ओनली ए, बी एंड डी। मॉडल लाइफ टेबल पर भी मैंने ऑलरेडी मटेरियल अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द डुअल रिकॉर्ड सिस्टम। डुअल रिकॉर्ड सिस्टम चंद्रशेखरन और डेमिंग फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड है। इसको डुअल रिपोर्टिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इन सब पर एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। और अभी करंट जो एसआरएस रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 और एसआरएस बुलेटिन में 2020 में पब्लिश हुआ है। तो यूजीसी नेट में पॉपुलेशन स्टडीज के ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।